नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। तो चलिएगा, आप सभी का अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम है। और बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप जानते होंगे कि जैसे ही शाम के 9 बजते हैं तो मैं आपके सामने साथियों क्लास लेके आ जाता हूं और सब आप सब भी जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा और बेहतरीन लगता है। तो शुरू करते हैं साथियों आज की अपनी एक नई क्लास को और बेहतरीन सी क्लास को, जिसके अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो हम साथियों पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर साथियों पार्ट 12 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 12 साथियों इस क्लास का रहने वाला है। तो इस क्लास के अंदर आपको जुड़ने के लिए साथियों कोई समय जाया नहीं करना। आपको टाइम टेबल भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे सुबह के 9 बजते हैं तो सुबह रीजनिंग की क्लास होती है साथियों। 9 के बाद सुबह ही 10 बजे साइंस की क्लास होती है। और जैसे ही शाम के 9 बजते हैं भैया आपके सुशील जादौन सर आते हैं और आपको जीके पढ़ाते हैं। रात को 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। तो ये हमारी क्लास का टाइम टेबल है जो आपको पता होना चाहिए। सर पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो पीडीएफ साथियों इस वाले टेलीग्राम पर मिलती है, जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी समय को जाया किए हुए साथियों हम शुरू कर देते हैं अपनी एक शानदार सी क्लास को, जिस क्लास के अंदर आपको पता है कि साथियों हम क्या पढ़ रहे थे। तो साथियों हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे थे। हम महात्मा गांधी जी को पढ़ रहे थे और महात्मा गांधी जी से हर परीक्षा के अंदर प्रश्न आता ही आता है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, आप सब आ जाओ, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को हम पढ़ रहे थे और महात्मा गांधी जी को पढ़ते पढ़ते मैंने आपको एक बात बताई होगी कि दोस्तों आपको एक ट्रिक से एक चीज याद रखनी है। और वो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? उस ट्रिक के बारे में मैंने कहा था कि अगर आप केक याद रख पाए, क्या याद रख पाए दोस्तों? अगर आप CAKE है ना, आजकल केक बहुत चलता है, अगर आप केक याद रख पाए और केक में भी आपको साथियों ई को साइलेंट रहने देना, ई से आपको बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होगा, तब मैंने आपसे कहा था कि आपको याद ये रखना होगा कि सी से क्या बनेगा? सी से चंपारण बनेगा। और चंपारण साथियों, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन जो 1917 में हुआ। मैंने कहा था बेटा ए से अगर हम बात करें तो ए से क्या बनेगा? ए से आपका अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बनेगा, जो महात्मा गांधी जी का दूसरा आंदोलन है। फिर मैंने आपसे कहा था साथियों के से जो यहां पर आपको याद रखना होगा, के से आपको खेड़ा आंदोलन याद रखना पड़ेगा। यह भी साथियों गुजरात के अंदर ही पड़ता है। तो महात्मा गांधी जी के पहले भारत में 3 आंदोलन आपको याद रखने होते हैं। यहां से कुछ ऐसे भी प्रश्न बन जाएंगे जैसे कि पूछे कि अगर महात्मा गांधी जी ने 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन भारत के अंदर चलाया था, तो आप कहेंगे साथियों चंपारण आंदोलन चलाया था, जहां पर नील की खेती को लेकर साथियों प्रॉब्लम चल रही थी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ये बताओ कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में करी थी, तो आप कहेंगे सर भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में करी थी, जो भारत में महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुआ करती थी। सत्य खेड़ा आंदोलन जहां पर कर को लेकर, टैक्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, महात्मा गांधी जी का साथियों तीसरा आंदोलन हुआ करता था। महात्मा गांधी ने ये अहम आंदोलन चलाए, लेकिन महात्मा गांधी जी साथियों अफ्रीका से ही आंदोलनों का एक्सपीरियंस लेके आए थे। अफ्रीका में बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। इवन अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जेल की भी हवा खा चुके थे। तो महात्मा गांधी जी साथियों अनुभव कहां से लेके आए थे? अफ्रीका से लेके आए थे। मैंने आपको यह भी बताया होगा कि साथियों 1893 का समय हुआ करता था, जब से लेकर और 9 जनवरी 1915 तक महात्मा गांधी जी अहमदाबाद में लगभग 22 साल तक रहे हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। और मैंने यह भी बताया था कि इस बीच में महात्मा गांधी जी भारत आते जाते रहते थे, तभी तो 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में शामिल हुए थे। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, मुझे अचानक से याद आ गया, मैं आपको क्लियर भी कर देना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा था सर ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी जी जो शामिल हुए थे वो 1924 के अधिवेशन में हुए थे। किसी बच्चे ने ये वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था। उस बच्चे का कहना था सर 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। दोस्तों दोनों प्रश्नों में अंतर है। अगर मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, तो 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे। अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में शामिल हुए, तब आप कहेंगे सर 1901 के अधिवेशन में शामिल हुए। तो दोनों बातों में आप अंतर समझ पा रहे हो। मैंने कहा कि 1924 में तो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन
अधिवेशन में साथियों महात्मा गांधी जी शामिल हुए हैं। तो दोनों बातों में अंतर ध्यान रखिएगा, यहां पर महात्मा गांधी अध्यक्ष बन के शामिल नहीं हुए, वो सिर्फ शामिल हुए हैं पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। लेकिन जब यहां 1924 की बात करेंगे तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता ही कौन कर रहा था, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। तो अक्सर मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं, वहां पर ऐसे डाउट अगर कुछ आया करें तो थोड़ा सा सुन लिया करो और समझ लिया करो, डाउट बेटा घर लेके मत जाया करो। बहरहाल शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी को मैं साथियों पढ़ा के चल रहा था। महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें आपने जानी थी कि महात्मा गांधी जी भारत में आ चुके हैं। अंग्रेजों को भगाने के लिए साथियों उन्होंने पावर लगानी शुरू कर दी है। जब भारत के अंदर महात्मा गांधी जी पावर लगा रहे थे कि उसी समय पर साथियों महात्मा गांधी जी अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे और उधर साथियों अंग्रेज पहले वर्ल्ड वार से फ्री हो गए। तो महात्मा गांधी जी जब अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे और अंग्रेज जैसे ही विश्व युद्ध से फ्री हुए 1919 में अंग्रेज साथियों एक कानून भारत के अंदर भेज देते हैं जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट, जिसे आप 1919 का शासन अधिनियम भी कहते हो, जिसको आप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हो। इसको साथियों अंग्रेज भारत में भेज देते हैं क्योंकि अंग्रेज क्या हो चुके थे, वर्ल्ड वार से फ्री हो चुके हैं। मतलब अब देखेंगे हम भारत के अंदर कौन क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देता है। तो महात्मा गांधी जी जब ताकत को बढ़ा रहे थे, अंग्रेज विश्व युद्ध से फ्री हुए, तो भारत में आया रॉलेट एक्ट, जिसके आप चेम्सफोर्ड सुधार का हो या 1919 का अधिनियम का हो। महात्मा गांधी जी ने इस कानून को बिना दलील बिना वकील का कानून कहा क्योंकि इसमें साथियों किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज उठा लेते थे, उठा के जेल में डाल देते थे। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, सीधा व्यक्ति जेल जाएगा। तो गांधी जी ने इससे साथियों बिना वकील बिना दलील का कानून कहा था। साथियों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि ये बताओ महात्मा गांधी जी का संपूर्ण भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से सुनना, समझना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। मैं आपको हर उस क्वेश्चन से परिपक्व करा के चलूंगा, हर उस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करा के चलूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, महात्मा गांधी जी का संपूर्ण भारत में चलाए जाने वाला पहला आंदोलन कौन सा था। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है गांधी जी के पुत्र का क्या नाम, पुत्री का क्या नाम था। बेटा गांधी जी के पुत्री का नाम आज तक पेपर में नहीं पूछा है, आपको क्यों जानना है, आप क्या चाहते हैं ये बताइएगा। सर मुझे मेरे बैच के क्या हो गया बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का, दीपक क्या हुआ बताओ। हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा, एक तो कमेंट बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। चंपारण, ध्यान से सुनो। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा संपूर्ण भारत में चलाया गया पहला आंदोलन चंपारण है, जो कि साथियों आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपको प्रश्न ध्यान से सुनना होगा और प्रश्न अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आंसर लगा पाएंगे। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने कहा है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा संपूर्ण भारत में, इस बात को ध्यान से सुनो, संपूर्ण भारत में चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। क्या चंपारण आंदोलन संपूर्ण भारत में चलाया था या सिर्फ बिहार के से चंपारण में चला था। तो आप कहेंगे सर चंपारण आंदोलन ये तो नील की खेती के लिए उन लोगों के लिए चलाया गया आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी का संपूर्ण भारत में नहीं चला था। जब 1919 का क्या आया, रॉलेट एक्ट आया, क्या आया तो 1919 का रॉलेट एक्ट आया, तो महात्मा गांधी जी ने सब इसके विरोध में, सब रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन चलाया, जिससे आप रॉलेट एक्ट का सत्य विरोध करने के लिए चलाया गया आंदोलन कहते हैं। और यही महात्मा गांधी जी का रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया आंदोलन संपूर्ण भारत में चला था। तो अगर कभी क्वेश्चन घुमाना चाहता है ना तो ऐसे आपसे चाह के गलत करवा देता है। अगर कहीं महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी जी का संपूर्ण भारत में चलाया गया पहला आंदोलन, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो कानून महात्मा गांधी, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चलाया था वो महात्मा गांधी जी का संपूर्ण भारत में चलने वाला आंदोलन हुआ करता था। चलिएगा शुरू करते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चनों से मैं आपकी मुलाकात कराते रहूंगा। मैं जानता हूं कौन से वह क्वेश्चन होते हैं जो केले के छिलके की तरह होते हैं, जिन पर पैर आप रखोगे कि तुरंत फिसल जाओगे। उन क्वेश्चनों के बारे में मुझे पहले से ही पता होता है, तो इनसे साथियों मैं आपको मुलाकात आपकी करवाता रहूंगा। बहरहाल साथियों मैंने आपसे कहा कि भारत के अंदर क्या आ चुका था, साथियों रॉलेट एक्ट आ चुका था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आ चुका था। एक बच्चा कह रहा है टॉपिक को खत्म कर दो, 3 दिन हो गए हैं गांधी जी को। तो बेटा मैं तो
5 दिन भी लूंगा, तुम्हें अगर खत्म करने की जरूरत है तो कहीं और से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा वो अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आप इसमें ये मत कहिएगा सर जल्दी कर दो या स्लो कर दो, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो बेटा आप कहीं और से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं 15 मिनट में भी गांधी जी पढ़ाता हूं, ठीक है। 10 मिनट में गांधी जी पूरा पढ़ा देता हूं, ठीक है, 10 मिनट में पूरा, टेंशन मत लो। और मैं बेटा 3 घंटे में भी गांधी जी पढ़ाता हूं। तो आप मेरी स्पीड को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, आप ये कहो सर बेस्ट से बेस्ट पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, उस चीज पा जाओ। अभी तो सिलेक्शन नहीं होता ना तुम्हारा कि सर हमें तो 10 मिनट में गांधी जी पढ़ा दो। 10 मिनट में भी गांधी जी पढ़ाना आता है मुझे, है ना, और पढ़ा भी रखा है मैंने कई बार। 10 मिनट में संपूर्ण गांधी जी खत्म, फिर वो खत्म ही है, पेपर में भी खत्म ही दिखेगा, कुछ पढ़ लेनी पड़ेगा। इधर आ जाओ। महात्मा गांधी जी इस आंदोलन का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा आंदोलन था कि इसमें आप वकील नहीं कर सकते, दलील नहीं दे सकते, इसमें कोई सत्य आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये ऐसा कानून था और इसमें सत्य किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उठाया और जेल में डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? अंग्रेज एक बार दोबारा से खौफ बनाना चाहते हैं। अभी तक महात्मा गांधी जी ने 3 आंदोलन करके बेहतरीन खौफ बना दिया अंग्रेजों के दिमाग में। अब अंग्रेजों ने कहा हमारी भी बारी है। अंग्रेजों ने कहा देखो हम लेके आते हैं कानून, लेके आए सत्यो, और जब कानून लेकर आए तो इसका भारत में सत्यो भरसक विरोध हुआ। लेकिन महात्मा गांधी जी सत्यो इस विरोध को कहां सहन कर पाते, और महात्मा गांधी जी तो कर पाते, उससे पहले भारत के अंदर तुम जैसे जज्बाती युवा इतने थे कि उन्होंने कहा यार क्या रॉलेट एक्ट, देश हमारा, शासन हमारा, कानून हमारा, ये अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट क्या होता है। तो 10 अप्रैल की बात हुआ करती थी, 10 अप्रैल 1919 की बात हुआ करती थी। 2 व्यक्ति, एक हिंदू और एक मुसलमान, हिंदू मुस्लिम की एकता की सत्य सरोकार को लेकर एक शोभा यात्रा निकाल देते हैं रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के याद में। इसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो जय श्री राम के नारे लगते हैं, बहुत सारे व्यक्ति तो इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और अंग्रेजों ने क्या कह रखा था, अंग्रेजों ने कह रखा था कि दोस्तों एक तरह से धारा 144, मतलब एक जगह पर 4-6 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कहीं पर भीड़ आप जमा नहीं कर सकते, कहीं पर आप मीटिंग नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने सत्य ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। अंग्रेजों ने कहा कि महोदय ये क्या बात हुई, आपने क्या ला दिया, आपने शोभा यात्रा निकाल दी और वो भी हमसे बिना पूछे। और शोभा यात्रा निकाली किसने, बोले शोभा यात्रा निकालने के लिए 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने शोभा यात्रा निकाली। तो अंग्रेजों ने कहा भाई पहले इन दोनों को ही लेके आओ, इन दोनों को लाइन में ले लो, भाई इन्होंने उल्लंघन कैसे किया रॉलेट एक्ट का। अब कर दिया तो कर दिया। हाँ, एक बच्चा अभी बेटा एवी ब्लॉग में आपके कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूं, एक बार मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। आप कुछ डाउट लिख रहे हैं। हाँ, 10 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालने के बाद अंग्रेजों ने 2 व्यक्तियों को टारगेट पे ले लिया, और दोनों व्यक्तियों को जब टारगेट पे लिया, सैफुद्दीन और सत्यपाल को, तो इन्हें सत्य पंजाब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। कारण क्या था, गुनाह क्या था, सजा क्या थी। तो गुनाह और सजा ये थी कि इन्होंने सत्य शोभा यात्रा क्यों निकाली, इन्होंने शोभा यात्रा क्यों निकाली। अब इन दोनों ही व्यक्तियों को जब पंजाब के अंदर गिरफ्तार किया गया तो भारत के लोगों की भावना आहत हो गई। कारण क्या था कि यार हम तो सिर्फ भगवान का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ना, आप इसमें गिरफ्तार क्यों करोगे। गिरफ्तार हुए तो हुए। अब भारतीय लोगों ने कहा भाई इन दोनों को आजाद कराओ। जैसे आपने देखा होगा कई बार सब तो कोई अगर आंदोलन हो रहा है या कोई शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहां पर अगर किसी एक धर्म का व्यक्ति मारा गया तो उस धर्म के लोग उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहां पर था। सैफुद्दीन और सत्यपाल के लिए सत्य लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। बोले गिरफ्तार किया तो क्यों किया, गिरफ्तार किया तो क्यों किया। साथियों इसी के लिए क्या हुआ, इसी के लिए लोगों ने जब इकट्ठा होना शुरू किया तो इकट्ठा साथियों ये लोग कहां पर हुए, अमृतसर। अमृतसर कहां पर पड़ता है, अमृतसर साथियों पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। हाँ, अमृतसर कहां पड़ता है, अमृतसर साथियों आपका पड़ता है पंजाब के अंदर। और साथियों पंजाब में जो अमृतसर है वहां पर एक बाग हुआ करता था, उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की बात करें तो ये कुछ ऐसा हुआ करता था कि आप ये जानो कि मान लो साथियों ये क्या है, एक बाग है, क्या है ये, क्या है, बाग है। और इस बाग के आसपास ऊंची ऊंची साथियों दीवारें हैं, क्या है, इस बाग के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मतलब इस बाग से बाहर
निकलना संभव नहीं है, क्योंकि इसके आसपास क्या है, बहुत ऊंची ऊंची साथियों दीवार है। और खास बात क्या थी, खास बात यह थी साथियों कि इस बाग का निकलने का मात्र और मात्र एक ही गेट हुआ करता था। इस बाग से अगर आपको निकलना है तो एक ही गेट है, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लोगों ने कहा कि भाई सत्यपाल को और सैफुद्दीन को छुड़वाना है, इसलिए सभी लोग आके इस जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हो जाओ। इसमें क्या हो रहा था, इसमें सत्यों मेले का आयोजन हो रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, एक तरफ अखाड़े चल रहे थे, एक तरफ बड़े बड़े झूले चल रहे थे। उसी में क्या हुआ, उसी में सब तो कुछ लोग आके इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर बात करने लगे कि आखिरकार हमें इन दोनों को कैसे छुड़वाना है। बहुत सारे लोग आए, आके पंचायत करने लगे और पंचायत करने के बाद डिस्कस कर रहे थे। और ये पूरा बाग घिरा हुआ है, आसपास ऊंची ऊंची दीवार है, निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी क्या हुआ कि यहां पर साथियों एक अंग्रेज व्यक्ति घुसता है और यहीं पर गेट पर ही खड़े होकर दनादन 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 साथियों गोलियां चलवा देता है। और ये घटना होती है साथियों 13 अप्रैल 1919 को। ये बैसाखी का दिन है साथियों, 13 अप्रैल 1919 की बात होती है, जब एक व्यक्ति इसी गेट से घुस के गेट पर ही खड़े होकर दनादन गोलियां चलवा देता है। अब अगर कोई व्यक्ति भागेगा तो कहां भागेगा साथियों, इसी गेट की तरफ भागेगा और गोलियां इधर से ही चल रही थी। साथियों गोलियां चलती गई, लोगों के सीने, भारतीय लोगों के सीने मजबूत होते हैं और साथियों गोलियां भारतीय लोगों के सीने पर लगती चली गई। चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई औरत है, चाहे साथियों कोई 6 साल का बच्चा है, चाहे 15 साल का कोई बच्चा है, चाहे कोई साथियों 10 साल की लड़की है, सबको गोलियों से साथियों इस अधिकारी ने छलनी कर दिया। और इस अधिकारी का नाम हुआ करता था डायर। क्या नाम हुआ करता था, इस अधिकारी का नाम हुआ करता था डायर। डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर बहुत ज्यादा साथियों गोलियां चलवा दी। क्या कर दी, बहुत ज्यादा साथियों यहां पर गोलियां चलवा दी और इसके अंदर ना जाने कितने लोग साथियों मारे गए। जब बहुत सारे लोग यहां पर मारे गए तो लोगों का साथियों आक्रोश और भी ज्यादा उफान पर आ गया। लोगों ने कहा कि यार डायर ने यह क्या किया, डायर ने यह क्या किया। अगर उसे साथियों चेतावनी देनी थी, अगर उसे इस मीटिंग को रोकना था तो अपने तरीके से रोक सकता था। ये कौन सी बात हुई कि उस व्यक्ति ने आके गोलियां चलवा दी। इसमें लीडर कौन था बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जनरल डायर को इसका क्या माना जाता है, जनरल डायर को साथियों इसका मुख्य आरोपी माना जाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी को कह दिया गया जब बहुत सारे लोग पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने गोलियों से भून दिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो साथियों ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि यहां पर ये जलियांवाला बाग जो हुआ करता था एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मतलब जल्ली नाम के व्यक्ति का बाग था, जिसका बाग था उसका क्या नाम था, तो जल्ली नाम के व्यक्ति का बाग हुआ करता था जहां पर डायर ने गोलियां चलवाई है। और दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि दरअसल डायर भी दो होते हैं, एक होता है माइकल आर डायर और एक होता है माइकल ओ डायर। अक्सर हम डायर पढ़ जाते हैं, क्या पढ़ जाते हैं, हम डायर पढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, जब 13 अप्रैल 1919 की बात है, जब जलियांवाला बाग के अंदर सभा चल रही थी, उस समय सत्यो आर डायर ने क्या किया, आर डायर ने सत्यो बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया और इसका सत्यो आर डायर के साथ संबंध जोड़ा जाता है। दोस्तों एक व्यक्ति तो है आर डायर और एक व्यक्ति का नाम है ओ डायर। क्या नाम है, ओ डायर। दरअसल दो डायर हुआ करते थे। तो एक तो पंजाब के अंदर साथियों उस समय क्या है, कंट्रोल कर रहा है पुलिस को, और एक डायर साथियों जाके गोली चलवा रहा है। लेकिन इस समय आर डायर ने बिना चेतावनी के क्या किया था, बिना चेतावनी के साथियों गोली चलाने का काम किया। और दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के अंदर जब इतनी बड़ी हिंसा होगी, आप बताओ जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं उनका क्या गलती थी, जो वृद्ध पुरुष मेले में घूमने के लिए गए हैं उनकी क्या गलती थी, जो 5 साल का लड़का साथियों खिलौनों के साथ खेल रहा है उसकी क्या गलती थी। निश्चित सी बात है साथियों एक ऐसा नरसंहार भारत के अंदर था जिसकी वजह से पूरे भारत के युवा, भारत के क्रांतिकारी योद्धा, भारत के साथियों हर वर्ग के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आ गए थे। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, खौफ बनाना। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था कि एक बार हम पुनः दिखाएं कि तुम्हें डर के ही भारत में अंदर रहना होगा, तुम पर हम शासन इसी तरह से करते रहेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो इस वजह से अंग्रेजों ने यहां पर सत्य गोलियां चलवाई थी।
अब गोलियां तो चलवाती, भारत के लोगों ने क्या किया, इसका बहुत भयंकर रूप से विरोध किया। भारत के लोगों ने अपनी उपाधियां वापस करनी शुरू कर दी। बोले एक तरफ तो हमको आप उपाधियों से नवाज रहे हो, हमारा सम्मान कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को, निहत्तों को आप गोली चलवा रहे हो। आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यहां पर क्या हुआ करता था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर ही, यानी कि जलियांवाला बाग के अंदर एक साथियों यहां पर कुआं हुआ करता था, एक कुआं हुआ करता था। अब ऐसे समझो कि यहां पर कोई कुआं है। अब लोगों ने क्या सोचा कि जब गोलियां यहां से चल रही है, लोग भाग भाग के साथ कुएं की तरफ भागने लगे और सोचा कुएं के अंदर कूद जाते हैं, जान बच जाएगी। अब दोस्तों क्या हुआ कि कुएं के अंदर एक व्यक्ति कूदा, उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति कूदा, तीसरा व्यक्ति कूदा, कुएं के अंदर कूदते ही चले गए। और दोस्तों एक समय ऐसा हुआ कि नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्तियों के कूदने की वजह से मर गया। जब सुबह जाके देखा तो ये कुआं ऊपर तक डेड बॉडियों से साथियों भर चुका था, नीचे से ऊपर तक डेड बॉडी ही डेड बॉडी आ चुकी थी। सोचो क्या स्थिति हुई होगी नीचे वाले व्यक्ति की, सोचने वाली बात है। क्या स्थिति हुई होगी, जो नीचे वाला व्यक्ति होगा, पूरा कुआं लाशों से साथियों भर गया था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुआ करती थी। दोस्तों इस समय की हम बात करें तो इस समय साथियों ओ डायर नाम का व्यक्ति जो है, ये पंजाब का गवर्नर है जो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, और इस समय चेम्सफोर्ड नाम का व्यक्ति भारत का वायसराय है। इंपोर्टेंट और स्टार लगाने वाली बात क्या है कि जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत का साथियों वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करता था। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करता था। और दोस्तों आप जानते हैं भारत के लोग और विशेषकर भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर भारत का उबलता हुआ खून और विशेषतर साथियों मातृभूमि पर जान की नापरवाह करने वाला एक ऐसा युवा वर्ग जिसने भारत की आजादी में बहुत अहम रोल निभाया। कहा जाता है कि एक बच्चा हुआ करता था, जिस बच्चे ने पूछ लिया कि माँ बाप कहां हैं, जिस बच्चे ने पूछ लिया माँ बाप कहां हैं, बताया जाता है कि बच्चा कभी जान ही नहीं पाया था कि उसके माँ बापों के साथ, उसके घर वाले चाचा ताऊओं के साथ क्या हुआ। उसको जब बताया गया कि जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन हट पकड़ बैठा कि मेरे परिवार वालों के बारे में मुझे बता पाई। लोग उसे ले गए साथियों उसी जलियांवाला बाग के अंदर और जाके बताया कि 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना हुई थी जहां पर तेरे परिवार वालों को गोलियों से भून दिया गया था, जहां पर तेरे परिवार वालों को गोलियों से भून दिया गया था। यही वो जलियांवाला बाग है जहां तेरे घर वाले मारे गए थे। उस लड़के ने वो मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के कसम खाई कि नस्त नाबूद कर दूंगा इस व्यक्ति को जिसने मेरे घर वालों के साथ ऐसा हासिल किया होगा। आज वो बच्चा बहुत छोटा था, कसम खा बैठा, और कसम को पूरी करने के लिए ये छोटा सा बच्चा बड़ा होने के बाद 1940 की बात हुआ करती थी, 1940 के अंदर जा पहुंचा लंदन ब्रिटेन और इंतजार कर रहा था उस डायर का जिसने साथियों गोलियां चलवाई थी, इंतजार कर रहा था उस व्यक्ति का जिसने गोलियां चलवाई थी। और यह व्यक्ति कोई और नहीं, इस व्यक्ति को कहा जाता है सरदार उधम सिंह। इस बच्चे का नाम था उधम सिंह। कहा जाता है कि गीता किताब को, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ था, अंदर ले जाने से रोक नहीं रहे थे। एक हॉल के अंदर सभा थी और डायर वहां पर आने वाला था। डायर अपने इस घटना के बारे में दोस्तों लोगों को बताने वाला था, और डायर ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाके इस बात को साथियों बड़े फक्र के साथ बताता था कि मैंने भारत के लोगों को ऐसे गोलियों से भून दिया था। एक सभा लगी हुई है, डायर वहां पे आने वाला है और डायर का इंतजार कर रहा है वही व्यक्ति जो मिट्टी की कसम खा के गया है कि नस्त नाबूद कर दूंगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 से लेकर 1940 में यह बच्चा पहुंच गया लंदन, और वहां पर गीता किताब के अंदर इस तरह से कटिंग करी कि उसके अंदर एक रिवॉल्वर छुपाई जा सके, उसके अंदर एक रिवॉल्वर छुपाई जा सके। और दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही डायर आया, डायर के आते ही डायर ने बोलना शुरू किया। ये बच्चा इंतजार में था उस पल के में, उस समय के में कि कब मैं अपने घर वालों का बदला लूंगा। जैसे डायर आया मंच पर, इसने रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर निकाल के 6 की 6 उतार दी डायर के सीने में। ये बच्चा था भारत का वो वीर सपूत जिसे उधम सिंह के नाम से जाना गया। 1919 से लेकर 1940 में जाके अपने माँ बापों का बदला ये बच्चा ब्रिटेन लंदन में जाके लेता है,
और दोस्तों आखिरकार इस बच्चे का क्या होता है, इस बच्चे को फांसी हो जाती है। लेकिन ऊधम सिंह इतिहास के उन स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिख जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का अगर किसी ने बदला लिया तो वो ऊधम सिंह था। मैंने कहा दो डायर हुआ करते थे, लेकिन ऊधम सिंह ने जिस डायर को मारा है उस डायर का नाम ओ डायर हुआ करता था। क्या नाम था? ऊधम सिंह ने जिस डायर को मारा है ना, उस डायर का नाम क्या था? तो उस डायर का नाम साथियों यहां पर क्या है, उसे आप ओ डायर के नाम से जानते हैं। और साथियों एक आर डायर था। तो आर डायर और ओ डायर दोनों ही इसमें आरोपी हैं, लेकिन ऊधम सिंह ने किसे मारा है? तो ओ डायर को जाके लंदन के अंदर मारा। कब मारा? 1940 में मारा। बदला तो लेना ही था, बदला है। तो अब भारत के अंदर क्या हुआ? भारत के अंदर 1919 में ये आग एकदम से उबाल पर आ गई कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने ये क्या किया, 69 लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को मार दिया। ये क्या किया दोस्तों? इसके लिए अंग्रेज समझ गए कि अब भारतीयों को संभालना आसान नहीं होगा, और जब आसान नहीं होगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया। इस आयोग का नाम रखा गया हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। दोस्तों हंटर आयोग का संबंध कई चीजों से है। एक हंटर आयोग शिक्षा संबंधी सुधारों से भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अगर आपसे कहें कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, और इसके अंदर जो सदस्य हुआ करते थे, जैसे साथियों हम बात करें यहां पर चिमनलाल, जैसे साथियों हम बात करें शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये कुछ हंटर आयोग के साथियों सदस्य हुआ करते थे। और ये हंटर आयोग क्या कहता है? ये कहता है कुछ नहीं, बस कुछ नाम मात्र के लोग मारे गए हैं, कुछ नाम मात्र के लोग मारे गए हैं। भारतीय व्यक्ति ने कहा यार कुएं में जाके देख लो, इतनी डेड बॉडियां तो कुएं में पड़ी हैं। आप कह रहे हो कि 250, 300, 400 लोग मारे गए, लगभग 2500 लोग साथियों इसके अंदर एक्सपायर कर गए थे। भारतीय लोग इस हंटर आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। अंग्रेजों ने कहा कि इमोशनल थोड़ा जाग गया था डायर का, तो इमोशनल जागने की वजह से भारतीय व्यक्तियों की जान लेने लगा क्या डायर? भारतीय व्यक्ति ने कहा हम नहीं मानेंगे। भारतीय व्यक्तियों ने क्या किया दोस्तों, एक जांच कमेटी दूसरी बना दी जो भारतीयों ने बनाई। इस जांच कमेटी का नाम ही था मदन मोहन मालवीय आयोग। क्या नाम था? दूसरी जांच कमेटी का क्या नाम था? मदन मोहन मालवीय आयोग। और मदन मोहन मालवीय आयोग में जो सदस्य हुआ करते थे उसमें सत्यो केलकर, मोतीलाल नेहरू, उसके अलावा महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब, वो भारत के वो क्रांतिकारी लोग जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो मदन मोहन मालवीय आयोग के द्वारा जांच करते हैं कि लोग कितने मारे गए, लोग कितने। यहां पर महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने साथियों अपनी उपाधियां वापस कर दी। बोले नहीं चाहिए हमें ऐसे ब्रिटिश सरकार की उपाधियां जो हमारे लोगों को निहत्था मारने का काम कर रही है। दोस्तों मदन मोहन मालवीय आयोग जो बना, इसने सही जानकारी दी, और हुआ क्या? डायर का ट्रांसफर। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डायर को साथियों ब्रिटेन बुला लिया गया, और भारत में साथियों खौफ पैदा हो गया। अब किस बात का खौफ? अब अपना भारत जो है उसमें साथियों अगर महात्मा गांधी जी किसी भी आंदोलन का आह्वान करते हैं, क्या कोई मां अपने बेटे को कहेगी जा आंदोलन में जाके शामिल हो जा? क्या कोई बाप अपने बेटे से कहेगा जा भारत की आजादी की लड़ाई लड़? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि जान चुका है कि भारत से बाहर निकलेंगे तो निश्चित सी बात है गोली भी खानी पड़ेगी। मतलब घर से बाहर निकलेंगे तो गोली भी खानी पड़ेगी। तो भारत की आजादी की लड़ाई कहीं ना कहीं ठंडी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भारत की आजादी की लड़ाई कहीं ना कहीं ठंडी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। और इसी का कारण था कि भारत में आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी अब वो डाउन आ गई, अब थोड़ी सी निचले स्तर पर आ गई। ये लड़ाई इससे पहले 2 साल पहले बहुत उबाल मार रही थी। भारत के लोग ऐसे थे जैसे कल ही भारत को आजाद करा देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोगों के अंदर खौफ, डर पैदा हो गया। और दोस्तों मैंने मदन मोहन मालवीय जी की बात करी है। मदन मोहन मालवीय जो हुआ करते थे ये इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना, और इसका नाम ही था मदन मोहन मालवीय आयोग। ये अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो खुद मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों इनको कहा जाता है महामना, इनकी एक उपाधि है, इनको महामना के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि दोस्तों महामना किसकी उपाधि है? बेटा अभिषेक तुम एक कमेंट को बार बार मत किया करो। मैंने आपको इतना बता दिया कि हंटर आयोग जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है।
एक हंटर आयोग साथियों जब मैं 1950 के बाद जाऊंगा एक हंटर आयोग में, तब आपको बताऊंगा। 1850 के बाद जाऊंगा जब मैं आपको साथियों वहां पर हंटर आयोग बता रहा हूंगा। अभी आप जिस हंटर आयोग की बात कर रहा हूं ना, उससे आप समझ लो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच आयोग कौन सा बना? हंटर आयोग। भारतीयों ने कौन सा जांच आयोग बनाया? मदन मोहन मालवीय आयोग। मैंने इसलिए बता दिया कि हंटर आयोग कई चीजों के लिए बना है। जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं तब मैं हंटर आयोग को फिर से डिस्कस कर रहा हूं। समझ में आ गया ना? हाँ, तो मैंने कहा कि मदन मोहन मालवीय जो हैं, इनकी एक उपाधि है, इनको महामना कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि सर महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दी? तो महामना की उपाधि जो मदन मोहन मालवीय को दी गई है वो दरअसल महात्मा गांधी जी ने दी है। तो एक क्वेश्चन तो कि साथियों किसने दी और एक किसे कहा जाता है? तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। और उपाधि दी किसने है? तो उपाधि साथियों यहां पर दी है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब सुनो दोस्तों, इसी के साथ क्या हुआ? इसी के साथ आंदोलन ठंडे पड़ने लगे और भारतीय व्यक्तियों को लगने लगा कि हम शायद अब आजाद नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब साथियों वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या चल रहा था? जब वर्ल्ड वार चल रहा था। और इस वर्ल्ड वार के समय पर क्या हो रहा था? इस वर्ल्ड वार में साथियों दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। वर्ल्ड वार में क्या हो रहा था? दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां लड़ रही थी। अब देखें तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ इसमें जो शक्ति लड़ रही थी उसे आप ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के साथ साथियों कुछ देश इसकी मदद करने के लिए आ गए। कुछ देश इसकी मदद करने के लिए आ गए। दूसरी तरफ से साथियों लड़ रही थी यहां पर जर्मनी। मैं आपको अगले आंदोलन के बारे में बताना चाहूं उससे पहले मुझे थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, थोड़ी सी मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात करना पड़ेगा। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो एक तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा था और दूसरी तरफ से जर्मनी लड़ रहा था। तो साथियों जर्मनी के साथ भी कुछ देश यहां पर इसकी मदद करने के लिए आ गए। पूरी दुनिया को यह बात पता थी कि साथियों विश्व युद्ध जो हो रहा है, पहला वर्ल्ड वार जो हो रहा है, उसमें जर्मनी हारेगा क्योंकि ब्रिटेन की टक्कर इस समय पर देना संभव नहीं था। लेकिन जर्मनी थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का जर्मनी के अंदर हुआ करता था। लेकिन निश्चित था कि जर्मनी हारेगा। जर्मनी और ब्रिटेन के साथ कुछ लोग हैं और ये सब तो लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल आप ऐसे समझो कि अगर आप कहीं से जा रहे हो, वहां पर साथियों आपको दो लोगों में लड़ाई होती हुई दिख जाए, आपको दिखे कि इनमें से तुम्हारा भी दोस्त है, तो आप क्या देखोगे कि हमारा दोस्त पिट रहा है या पीट रहा है। अगर तुम्हारा दोस्त पिट रहा है तो आप मुंह बचा के निकल जाओगे और सोचोगे अगर हम बीच में गए तो हमारी भी कुटाई हो जाएगी। और अगर तुम्हारा दोस्त पीट रहा है तो आप फटाफट से जाओगे और दिखाओगे कि देख तेरी लड़ाई हो रही तो मैंने तुरंत तेरी लड़ाई के बीच में आ गया। दरअसल ऐसा ही कुछ हो रहा था। यहां पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम है साथियों तुर्की। इसे आप टर्की कहें या तुर्की कहें, तो तुर्की जो देश हुआ करता था ये थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद कर रहा था। ऐसे समझो जैसे साथियों मान लीजिएगा कि जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन जैसे लोगों की फाइट हो रही है। जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन साथियों रिंग के अंदर जबरदस्त मुक्केबाजी कर रहे हैं। बीच में साथियों राजपाल यादव बाल बाल उछल के साथियों कभी इसके लगा दे कभी उसके लगा दे। आप जानते हैं अगर फाइट बंद हुई तो एक मुक्का अगर जॉन इब्राहिम ने मारा या एक मुक्का राजपाल यादव को साथियों ऋतिक रोशन ने मारा तो आप जानते हैं राजपाल यादव की क्या स्थिति हो जाएगी। कुछ ऐसे ही कंडीशन तुर्की कर रहा था। तुर्की हमेशा ही करता रहा है। तुर्की ऐसा देश है कि अगर ये ब्रिटेन वाले लोग थोड़े से पानी भी तेजी से बहा दे तो हो सकता है तुर्की के अंदर बाढ़ आ जाए। तुर्की की कोई हैसियत औकात नहीं थी, लेकिन तुर्की डिस्टर्ब बार बार कर रहा था। और डिस्टर्ब कैसे कर रहा था कि तुर्की इस जर्मनी का साथ बार बार दे रहा था और जर्मनी से कहता मारो हम तुम्हारे साथ हैं, मारो हम तुम्हारे साथ हैं। दूर बैठा ब्रिटेन देख रहा था, बोले तुर्की तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, तेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन तुर्की मान ही नहीं रहा था। बहरहाल इस विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए आप अच्छी तरह से जानते हो। हुआ क्या? विश्व युद्ध समाप्त हुआ और विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अंग्रेजों को याद आया इस तुर्की के बारे में। बोले बेटा तुम आओ पहले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, तुम आओ विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। तो साथियों हो क्या रहा था कि ब्रिटेन और जर्मनी लड़ रहे थे तो इनके बीच में तुर्की ने ऐसा किया कि जर्मनी का साथ दे दिया। किसका दे दिया? जर्मनी का साथ दे दिया। और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना तो विश्व युद्ध समाप्त होते ही साथियों अंग्रेजों को नजर आया ये तुर्की। और तुर्की के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की के अंदर उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा हुआ करते थे, खलीफा बैठा करते थे तुर्की के अंदर। और खलीफा इस्लाम धर्म के लोगों के लिए वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर थी कि अगर
दुनिया में खलीफा ने कुछ फरमान निकाल दिया, दुनिया में अगर खलीफा ने कुछ आदेश दे दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए वो आदेश सत्य सर माथे होता था। मतलब खलीफा की बात को पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं काट सकते थे। और वो खलीफा कहां पर हुआ करता था दोस्तों? तुर्की के अंदर हुआ करता था। अंग्रेजों को लगा कि यार तुर्की को कैसे परेशान किया जाए, इससे कैसे बदला लिया जाए। अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की के अंदर जो सत्य खलीफा हुआ करते थे, जो तुर्की के अंदर ये खलीफा हुआ करता था, इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। बोले आज के बाद कोई खलीफा अलीफा नहीं बैठेगा, पद समाप्त। अगर खलीफा पद को समाप्त किया जाएगा, खलीफा क्या थे? तो दोस्तों जो पैगंबर मोहम्मद साहब हुआ करते थे ना, उनके अनुयायी, उनके प्रवर्तक जो चले आ रहे थे, उनको खलीफा कह दिया जाता था। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए एक श्रद्धेय व्यक्ति, जैसे मान लो कि कोई आप हिंदू धर्म है या कोई आपका और धर्म है, तो आपके धर्म में भी कोई एक विशेष व्यक्ति होता है ना, विशेष व्यक्ति होता है ना। जैसे अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू धर्म के अंदर काफी उत्थान की बात कर रहे हैं, या फिर साथियों कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी भी धर्म के अंदर जिसकी बातों से आप प्रभावित हो रहे हो, ऐसे ही उस समय खलीफा हुआ करते थे। इनकी बात को पूरी दुनिया के मुसलमान माना करते थे। दोस्तों खलीफा पद को अंग्रेजों ने कहा हटा, कोई खलीफा अलीफा नहीं होगा, आज के बाद साइलेंट, कोई खलीफा अलीफा नहीं। अगर खलीफा पद तुर्की में समाप्त किया तो आप बताओ पूरी दुनिया के मुसलमानों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोले सर बिल्कुल लगेगा। इस बात से, क्योंकि तुर्की के अंदर खलीफा पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी का साथ दे रहा था। इस बात से पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए अंग्रेजों से। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज होंगे अंग्रेजों से, तो आप बताओ क्या मुसलमान भारत के अंदर नहीं रहते? क्या मुसलमान भारत के अंदर नहीं रहते? बोले सर बिल्कुल मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं, और भारत के मुसलमान भी नाराज हो गए अंग्रेजों से। सौरभ बेटा मुझ पे हाथ जुड़वा ले, ठीक है, मुझे पढ़ाने दे। कह रहा है सर प्लीज नीरज सर की साइंस की पीडीएफ नहीं देते हैं, प्लीज उनको कहिए प्लीज। अब बेटा मैं क्लास छोड़ के पहले फोन करके ये वाली बात कहूं, मैं अपनी क्लास की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता हूं बेटा। अब तू ये मत कहियो सर उस चैनल पे वो वाले सर पढ़ा रहे हैं, उनसे जाके एक बार कहूं ना, तुम्हारे पास तो सबके नंबर होंगे, एक बार कहूं ना उनसे कि थोड़ा सा वो तेज बोला करे। बेटा मैं थोड़ी ये सब चीज संभालूंगा, तो मुझे अपना हिस्ट्री पढ़ाने दे। जिसकी क्लास की प्रॉब्लम बेटा उनसे जाके कह दिया कर, बाद में तू ऑफलाइन एक कमेंट कर दे, एक कमेंट सर नीरज सर की पीडीएफ नीरज, अरे नीरज सर नहीं पढ़ा रहे भैया, सुशील सर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास में इधर आ जाए यार। तो कैसे मतलब कैसे कैसे बच्चे हो तुम्हें, पिटाई लगाने को मन कर जाता कभी कभी तुम्हारे। सर पिछली क्लास का एक बार रिव्यू करवा दें। क्या रिव्यू करवा दूं प्रिंस पिछली क्लास का? दोबारा पढ़ाऊं क्या बेटा पिछली क्लास को? बता क्या करवाऊं, चल तू बता। पिछली क्लास का रिव्यू मतलब क्या चाहते हो, रिव्यू क्या करवाऊं? एक कह रहा सर खलीफा का पद समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन खलीफा नहीं हटना चाहिए। तो बेटा लेके चलूं मैं तेरे को दोबारा से यहां पर विश्व युद्ध के टाइम पे लेके चलूं ना खलीफा के पद को। अब खलीफा का पद समाप्त, खलीफा नहीं हटना चाहिए, मैं क्या करूं इसमें भाई ये बता। यार तुम ना बड़े मतलब इमोशनल होके पढ़ते हो, तुम्हें लगता है कि जो हिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री बना रहे हैं अपनी तरफ से। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सर अंग्रेजों को मारो यहाँ पे, सर पीटो यहाँ पे, तुम्हारा ऐसी फीलिंग। अब मैं थोड़ी बेटा इस पेन से इनको मर्डर कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। जो चीज है उसको ऐसे पढ़ो कि सर हमारे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया कि बेटा खलीफा का पद क्यों समाप्त किया था, तो हम बस उसे बता दें कि खलीफा का पद क्यों समाप्त किया था। तो ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, ज्ञानी बनोगे तो फिर बेटा दिक्कत होगी, एग्जाम निकालना है तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना मेरे लालो। तुम कमेंट, मैं फिर कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं सिर्फ नजर रखता हूं कमेंट पर, बाकी तुम फ्लो मत तोड़वाया करो। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूं, नहीं तो फिर मैं शायरियां सुनाऊंगा प्यार मोहब्बत की, इश्क तन्हाई वाली, ठीक है। वैसे भी आजकल वो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तुम्हें लगता है कि गुरुजी बात ही नहीं करते कभी, फिर मैं उसी में तुम्हें उलझाए रखूंगा, तुम भी कहोगे सर बड़ा मजा आ रहा है। एंजल प्रिया के बारे में एक कमेंट पढ़ दो, है तुम भी कहोगे मजा। और वो मजा पता कब, जब पेपर से देके निकलोगे ना, फिर कहोगे सर मजा तो बहुत आया पर क्वेश्चन एक भी नहीं आया पेपर में, तो बेटा फिर मजा ही ले लो ना, क्वेश्चन कहां से फंसेगा फिर। जब तुम कमेंट है सर ये करवा दो, सर ये करवा दो, सर पीडीएफ, अरे पढ़ा लेने दो, नहीं सुधरोगे ना, सुधारूंगा तुम्हें, सुधारूंगा, टेंशन न लो। जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तब सुधारूंगा, तुम्हारी अभी बेइज्जती नहीं करता ना मैं, सिर्फ मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं बच्चे हैं सुधर जाएंगे, है ना। अभी तुम रुको बेटा, अभी पढ़ते रहो, तुम ना ऐसे शांत बैठ के पढ़ा करोगे, बोलो सुशील सर आगे बस चुप बैठे रहो, ऐसे पढ़ोगे तुम, थोड़ी देर रुको ना अभी। हाँ मैंने कहा कि सतो जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया,
और जब खलीफा पद को समाप्त किया तो मुसलमानों के लिए खलीफा पद बहुत बड़ा था। तो भारत के मुसलमानों ने क्या कहा कि अच्छा अंग्रेजों तुमने हमारे खलीफा पद को समाप्त किया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जब खलीफा पद तुर्की में समाप्त हुआ तो भारत के मुसलमानों को बुरा लगा। अब भारत के मुसलमानों को जब बुरा लगा तो भारत के मुसलमानों ने भारत में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। उस आंदोलन का ही नाम क्या था? उस आंदोलन का ही नाम है साथियों खिलाफत आंदोलन। क्या है? उस आंदोलन का ही नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया आंदोलन था। अब एक क्वेश्चन बनेगा, खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919 में। खिलाफत आंदोलन क्यों चला? देखो ये बात आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में चला, लेकिन मैं आपको इतनी देर से क्या बता रहा हूं कि खिलाफत आंदोलन क्यों चला, क्योंकि आंसर क्या है हमें ये तो पता होना चाहिए, लेकिन आंसर क्यों है यह भी पता होना चाहिए। तो खिलाफत आंदोलन इसलिए चला क्योंकि तुर्की के अंदर जो खलीफा हुआ करता था पूरे मुसलमानों के लिए श्रद्धेय था और उस खलीफा पद को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के दुश्मन भारत में मुसलमान बन गए। उन्होंने क्या शुरू कर दिया? खिलाफत। इसको अगर खिलाफत को आप पढ़ोगे ना तो खलीफा के लिए चलाया गया ही आंदोलन है। और सबको किसने चलाया? दरअसल मुसलमानों ने चलाया। अब खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर शुरू हो चुका है। इस आंदोलन को बेटा शुरू किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। दरअसल दो मुसलमान लोग हुआ करते थे। एक का नाम है साथियों शौकत अली। क्या नाम है? एक का नाम है शौकत अली और एक का नाम है मोहम्मद अली। समस्या क्या है कि शौकत अली और मोहम्मद अली दो व्यक्ति हैं। अब इनको मिला के बोलेगा अली बंधु, क्योंकि शौकत अली मोहम्मद अली अली आ रहा है ना दोनों में, तो अली अली मशक अली, तो अली बंधु कह देगा। तो कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताओ खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया, तो कभी कभी तो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों लिखेगा एक ही ऑप्शन में, और कभी कभी क्या करेगा कि अली बंधु लिख देगा। तो अली बंधु का मतलब भी क्या है कि शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ही साथियों आ गए। इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था। ये रहे दोनों साथियों महोदय। बात समझ में आ गई? बोले सर यहां तक तो समझ में आ गई। अब समस्या क्या हुई? शुरू तो कर दिया इन दोनों बंधुओं ने, नेतृत्व कौन करेगा? और मैं कहता आ रहा हूं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी भारत में तो भारत के लोग क्या कहते थे? आ गए हैं, वो बुलाते हैं उनको, आइएगा। और वही हुआ दोस्तों। भारत के लोग जान चुके थे कि इस समय भारत में महात्मा गांधी जी से बड़ा लीडर नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ ऐसे आंदोलन भी सफल कराए थे जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। शौकत अली, मोहम्मद अली, इवन साथियों संपूर्ण देश के मुसलमान, क्योंकि उस समय कुछ हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करता था, हम सब भारतीय हुआ करते थे। साथियों हिंदू मुसलमान ना होते हुए लोगों ने साथियों इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दे दिया महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी तो थे ही कलाकार, महात्मा गांधी जी ने भी साथियों इसको सप्रेम स्वीकार किया कि चलो मैं चलाता हूं आंदोलन, मैं देखता हूं अंग्रेज भारत के अंदर कैसे नहीं भागते या खिलाफत या खलीफा के पद को दोबारा से कैसे रिन्यू नहीं करते। दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत में मुसलमानों के बहुत बड़े साथियों हितैषी और प्रवर्तक माने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी जी के पास आए और महात्मा गांधी जी के पास आकर कहा कि महात्मा गांधी जी ये मामला धर्म का है। ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत लाजवाब प्रश्न निकालने वाला हूं यहां से, मेरी बातों पर बहुत ध्यान दिया करो आप, चाहे आप लिखे हुए पर ध्यान दो या मत दो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर बहुत ध्यान दिया करो। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी जी के पास आए और कहे कि महात्मा गांधी जी ये मामला धर्म का है और धर्म के मामले को आप राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश ना करो। ये मामला कैसा है? धर्म का है और धर्म के मामले को आप राष्ट्रीयता से जोड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर ये लोग जिनके लिए तुम खिलाफत आंदोलन चला रहे हो ना, जिसका नेतृत्व तुम ले रहे हो ना, अगर साथियों इनको राष्ट्र और धर्म में एक चीज चुननी पड़ी ना तो ये धर्म को चुन जाएंगे, राष्ट्र को नहीं चुन पाएंगे। ये अली जिन्ना के बारे में बता रहा हूं दोस्तों मैं, जिन्ना ने ऐसा कहा है कि राष्ट्रीयता को और धर्म को एक साथ जोड़ने की कोशिश मत करो, और ये मामला धर्म का है, ये लोग धर्म को ज्यादा वैल्यू देंगे, राष्ट्रीयता को शायद नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस आंदोलन से आप किनारा कर लो, इस आंदोलन को मत चलाओ। महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं मोहम्मद अली जिन्ना जी मैंने चला दिया तो चला दिया, अब तो मैं नेतृत्व करूंगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है जानो। क्वेश्चन यह था कि खिलाफत आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी से नेतृत्व करने के लिए किसने मना किया? आप कभी सोच नहीं सकते, आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना।
क्योंकि सबसे पहले अब बच्चा इसी ऑप्शन को काटेगा कि जिन्ना क्यों मना करेगा। जिन्ना तो चाहेगा कि भाई खिलाफत आंदोलन चले, महात्मा गांधी जी नेतृत्व करें। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी से नेतृत्व करने के लिए मना किया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन महात्मा गांधी ने साथियों यहां पर क्या किया, महात्मा गांधी जी ने यहां पर नेतृत्व कर दिया और खिलाफत आंदोलन खलीफा के पद को हटाने के वजह से भारत के अंदर चलाया जा रहा था। अब महात्मा गांधी रोल में शुरू हो गई साथियों यहां पर क्या कार्यवाही। महात्मा गांधी ने कहा यार चल तो रहा है, एक और सही। महात्मा गांधी जी 1 अगस्त 1920 में भारत के अंदर एक और आंदोलन शुरू कर देते हैं और इस आंदोलन को कहते हैं आप दोस्तों असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के अंदर चला जाता है। असहयोग आंदोलन भारत के अंदर चलाया जाता है। पहला प्रश्न, भारत में कौन से 2 आंदोलन थे जो एक साथ चल रहे थे? भारत में ऐसे कौन से 2 आंदोलन थे जो एक साथ चल रहे थे? तो आप कहोगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये 2 ऐसे आंदोलन है जो भारत में एक साथ चल रहे थे। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात दोस्तों, महात्मा गांधी ही दोनों आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन का भी और असहयोग आंदोलन का भी और खिलाफत आंदोलन का, दोनों का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी कर रहे हैं। ये आंदोलन सत्य महात्मा गांधी जी ने चलाया और लोगों से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? लोगों से कहा टेंशन ना लो, 1 साल में स्वराज दिला दूंगा, बस एक बार साथ आ जाओ। महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं? 1 साल में तुम्हें स्वराज दिला दूंगा, बस एक बार मेरे साथ आ जाओ। और सबसे बड़ी बात है तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस असहयोग करना है, सपोर्ट करना। और अगर मैं बात करूं सपोर्ट मतलब सहयोग करना और असहयोग मतलब सपोर्ट ना करना। तो महात्मा गांधी करें करो कुछ मत, बस अंग्रेजों को सपोर्ट मत करो। कैसे सपोर्ट ना करें? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिएगा साथियों सरकारी टीचर है, स्कूल में जाना बंद कर दो। कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करता है, नौकरी पे जाना बंद कर दो। कोई व्यक्ति साथियों मान लीजिएगा वकील है, वकालत करनी बंद कर दो। कोई व्यक्ति जल बोर्ड में है, जल बोर्ड में नौकरी पर जाना बंद कर दो। अंग्रेजों का सपोर्ट करना बंद कर दो। अरे भारत में जो अंग्रेज टिके हुए हैं तुम्हारी वजह से टिके हुए हैं, तुम काम करना बंद कर दो। क्या अंग्रेज अकेले इस देश को रन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। महात्मा गांधी भी यही कह रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, वो स्कूल जाना बंद कर दो। बच्चों की तो मौज आ गई, स्कूल नहीं जाना। और दोस्तों भारत के अंदर यही हुआ, लोगों ने महात्मा गांधी जी को सपोर्ट किया। जो नौकरी कर रहे थे, पैसे पर जा रहे थे साथियों, काम पर जा रहे थे, सबने जाना बंद कर दिया। अंग्रेजों तुम्हारा असहयोग, बच्चों ने स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया, मास्टरों ने पढ़ाना बंद कर दिया। क्या था? असहयोग आंदोलन। इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसे असहयोग आंदोलन कह रहे हैं। मतलब हमें कॉपरेट नहीं करना अंग्रेजों को, और अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी कह रहे हैं मैं तुमको 1 साल में क्या दिला दूंगा? 1 साल में स्वराज दिला दूंगा, बस एक बार मेरे साथ आ जाओ। बीजी तिलक बहुत अच्छे नेता होते हैं। बीजी तिलक महात्मा गांधी जी के पास गए इस आंदोलन को शुरू होने से पहले। जैसे कल शुरू होगा 1 अगस्त को, आज सत्य हो गए। बीजी तिलक ने कहा महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हो? 1 साल में स्वराज की बात जानते हो? 1915 से पढ़े हो इंडिया में, तुम 1 साल में कैसे स्वराज दिला दोगे? महात्मा गांधी जी को समझाया बीजी तिलक ने कि इस आंदोलन को मत चलाओ। एक खिलाफत आंदोलन है जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने मना किया है, एक असहयोग आंदोलन है जिसमें बीजी तिलक मना कर रहे हैं कि गांधी जी ऐसा आंदोलन मत चलाओ, सफल नहीं हो पाएगा। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिन लोगों के पास नौकरी ही सब कुछ है, वो नौकरी पर जाना बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? ऐसे आंदोलन की शुरुआत आप मत करो। गांधी जी ने कहा गांधी नाम है हमारा, एक बार कमिटमेंट हो गया तो हो गया। आप जानते हो अगर एक बार हम कमिटमेंट कर लेते हो, हम अपने किसकी नहीं सुनते, आप जानते हो कमिटमेंट हो चुका है। और अब अगर कमिटमेंट हो गया तो आंदोलन तो चलेगा। बीजी तिलक को गुस्सा आ गया। बीजी तिलक ने कहा कि अच्छा होता कि इस दिन को देखने से पहले ही मैं मर जाता। मेरी बात नहीं मानी गांधी जी तुमने, अच्छा होता इस आंदोलन को मेरा मुंह ना देखता, इस आंदोलन का ना देखता, मैं उससे पहले ही मर जाता। मैं मना कर रहा हूं, तुम नहीं मान रहे हो गांधी जी मेरे। ये बीजी तिलक के शब्द थे और कहते हैं इनके जुबान पर सारदे का वास शायद हो गया होगा उस समय। आंदोलन शुरू होने वाला था
चंद घंटों पहले बीजी तिलक चल बसे। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन के शुरू होने से कुछ घंटे ही पहले चल बसे थे। बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने यहां पर साथियों तिलक स्वराज फंड चला दिया। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भारत के अंदर एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके एक कट्टावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत दिग्गज नेता हुए जिनकी मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियों को संपूर्ण भारत के अंदर साथियों मतलब घुमाया गया। उसी तरह से बीजी तिलक के नाम पर ही महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड चला दिया, जिसके अंदर उस समय करोड़ों लोगों ने चंदा दे दिया। महात्मा गांधी ने कहा आंदोलन का जुगाड़ तो हो गया, चलो करते हैं शुरू। महात्मा गांधी फिर भी आंदोलन किए हैं, लेकिन ध्यान रखना बीजी तिलक की मृत्यु किस आंदोलन से पहले हुई? असहयोग आंदोलन। बात समझ में आ रही है? सर बाल गंगाधर तिलक का इतना सा ही रोल है क्या? नहीं बेटा, इससे भी कम है, इससे भी कम है। ठीक है, तेरी नजर में। बाकी अब इतना बताओ कि मैं बीजी तिलक तो नहीं पढ़ा रहा ना बेटा, यहां पे मैं अभी गांधी जी पर बात कर रहा हूं, मैं भी असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा हूं। जब मैं बीजी तिलक और विशेष शख्सियत को पढ़ाऊंगा, इनके रोल के बारे में बेटा मैं बात कर लूंगा मेरे लाल। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा हूं। अब असहयोग आंदोलन के पहले जो चीज हुई होगी ना, वो मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी मैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में ये मत सोचो कि मैंने बीजी तिलक खत्म कर दिया। जो प्रश्न यहां बन रहा होगा उस प्रश्न को मैं कवर करूंगा मेरे लालो। समझ में आ गया ना? इनका रोल बहुत है, तुम्हारा रोल भी बहुत है आजादी की लड़ाई में। ठीक है, तो बीजी तिलक की क्या हुई? बीजी तिलक के साथियों इस आंदोलन से पहले ही क्या हो गया? इस आंदोलन से पहले ही साथियों बीजी तिलक की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने चलाया असहयोग आंदोलन। भयंकर था, ताकतवर था, खतरनाक था। ठीक है, मोटिवेशनल पावर करें सर, ब्लैक बोर्ड कर दीजिएगा ना प्लीज। ले बेटा कर दिया ब्लैक बोर्ड। और बता, ले मेरे लाल, तेरी नहीं सुनी तो फिर अपनी जिंदगी में किसकी सुनी? ले कर दिया ब्लैक बोर्ड। खुश? अरे बेटा वाह शाबाश। बेटा एक कह रहा सर खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, तो एक साथ कैसे हो गए? तो खिलाफत आंदोलन चल रहा है 1920 में भी, खत्म थोड़ी हो गया बेटा। वो एक दिन के लिए थोड़ी शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ, चल रहा है, 1920 में आ गया, चल रहा है, और असहयोग आंदोलन भी चलना शुरू हो गया। तो इसलिए दो आंदोलन एक साथ शुरू हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? पूछ लो, अगर ऐसे डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार बेटा वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बाद में कमेंट वगैरह कर दिया करो, जो अच्छे अच्छे कमेंट हुआ करें आपके, बड़े अच्छा लगता है। सर आप सही हो, बच्चों को नादान, बच्चे नादान है? नहीं बेटा, ये बच्चे मुझसे भी ज्यादा समझदार हैं। कैसी बात कर रहे हो? ये नादान नहीं है बेटा, ये बड़े हो चुके हैं। भारत के स्वर्णिम भविष्य को पढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। मैं 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं कह देता बच्चे नादान है। इनको नादान मत कहो, ये बहुत समझदार है, ये मास्टर से भी ज्यादा समझदार है। सर प्रथम विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ? रोहित ब्लॉक। बेटा प्रथम विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ, इस बात को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। दरअसल उसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दरअसल एक बात के पीछे भी हम कह सकते हैं कि एक बात के पीछे शुरू हो गया, लेकिन वहां आपको वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी कि उस समय यूरोप की कंडीशन क्या चल रही थी जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि एक गोली चलने की वजह से पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। क्लियर हुआ? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों एक दूसरी बात ये भी जान लो कि आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और दूसरी बात ये भी जान लो कि हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें साथियों मैंने आज पहली क्लास शुरू कर दी है, इंट्रोडक्शन दिया हिस्ट्री में। और ये साथियों 499 क्यों नहीं होता यहाँ पर? ये बच्चों को क्या डिस्काउंट दिलाने का ही मन है क्या इसका? ये 499 है ना, ये बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है बोर्ड बार बार 39 को 499 लिख देता है। तो ये क्या है सब? तो जनरल अवेयरनेस का एक बैच चल रहा है दोस्तों। इस बैच में मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूं। ऐसा नहीं मैं यहां ताकत नहीं लगा रहा, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। इस बैच में मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्लीट जीके का एक बैच लेके आया, निर्माण बैच है, बहुत जबरदस्त बैच है। ग्रुप डी वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, या जो इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं। आज इसमें इंट्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है। ये सभी के सभी फ्यूचर रहेंगे, और इस फ्यूचर से ज्यादा शायद तुम्हें जरूरत भी किसी फ्यूचर की नहीं होगी दोस्तों। इसके अलावा हमारा एक साथियों
कॉम्बो बैच भी है जिसके अंदर साथियों आपको सभी टीचरों की क्लास मिल जाएगी, इसमें मेरी भी क्लास आपको मिल जाएगी। ये कहां पर मिलेंगे? तो साथियों साइंस मैग्नेट के इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसके कोर्स में जाके आप साथियों यहाँ पर जब जनरल अवेयरनेस वाले फोल्डर में जाओगे तो वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। इसमें आज पहली क्लास हो गई है, कल इसमें साथियों मतलब इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से इसमें साथियों हम पढ़ना शुरू कर देंगे। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें रहने वाली है साथियों, आप इसी तरह से जुड़े रहें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से साथियों चीजों को ले जाते रहें। ठीक है, तो जो कोर्स में अभी एनरोल नहीं हुए बेटा जाके एनरोल हो जाएगा। और एक काम करिएगा, मैं अभी उसमें जैसे क्लास दूंगा ना तो पहली 2 या 3 क्लास उसमें फ्री रहेंगी, तो पहले आप क्लास देखना है ना। वैसे तो आप बेटा क्लास तो देख ही रहे हो, और अगर आप फिर भी आपको संदेह है तो एक बार क्लास देख लेना, उसमें साथियों एक लेवल में ऊपर तक ही चीजें ले जाऊंगा। ठीक है, और उसमें सर अंतर क्या रहेगा? उसमें आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह मिलेंगे, उसमें आपके साथियों डाउट के लिए भी हम प्रबंध करके चलेंगे, या फिर साथियों उसमें आपकी जो पीडीएफ वगैरह है प्रॉपर जाएंगे। तो मतलब जो भी चीज आपको जरूरत है ना, वो यूट्यूब पे क्या होता है ना कि यूट्यूब पे सिंसियर बच्चा उतना नहीं जुड़ पाता, पेड में वो बच्चा होता है जो सिलेक्शन वाला होता है, तो इसलिए हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों आपकी अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और बेटा जो लाइक बाइक की संख्या है इसे थोड़ा देख लिया करो, इतने हमारे लाइव चलते हैं, मैं तो कभी बोलता भी नहीं हूं, तो इसे बोलने की जरूरत ना पड़ा करे, दबा दिया करो बटन वगैरह सब्सक्राइब का या फिर लाइक का, ये सब तुम्हारी प्यार मोहब्बत ही तो है, और प्यार मोहब्बत में कमी आने दोगे क्या? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।